हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। तो अब एग्जैक्टली 5 दिनों का वक्त रह गया है और छठे दिन हमारा प्रीलिम 2025 होने वाला है। आप में से जितने लोग पिछले 1 साल या उससे भी ज़्यादा वक्त से सीरियसली प्रीलिम 2025 की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगले 5 दिनों में, जो कि ये 5 दिन है, आज का दिन 20 मई, 21, 22, 23 और 24, और फिर 6 डे 25 मई को हमारा एग्जाम ही है। तो अगले 5 दिनों में हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या हो कि हम प्रीलिम 2025 में अपना बेस्ट दे सकें, कैसे हम अपने स्टडी और अपने रिवीजन को शेड्यूल करें, क्या इस बीच हम टेस्ट दें या ना दें, हमारी डेली की रूटीन क्या होनी चाहिए, पीक मेंटल अलर्टनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को नरिश्ड कैसे रखना है। इन सारी चीज़ों की बात इस क्लास में हम करने जा रहे हैं। ये छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और जो लोग 26 या 27 के सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो एक प्रीव्यू है कि अपने प्रिपरेशन के बिल्कुल लास्ट पार्ट में, प्रीलिम के 5-6 दिन पहले, आपकी प्रिपरेशन कैसी दिखेगी अगले साल, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है अगले 5 दिनों के लिए, वो 5 चीज़ें विच शुड बी ऑलवेज देयर इन योर माइंड। सबसे पहली और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि यू हैव टू कॉन्कर योर एंजाइटी एंड नर्वसनेस। ये मान के चलिए कि एंजाइटी और नर्वसनेस, एग्जाम को लेके एक डर, एग्जाम को लेके एक नर्वसनेस कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, टेस्ट दे रहे हैं, कभी स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, कभी नहीं अच्छा आ रहा, हर रोज कम से कम 3 बार ऐसा लगेगा कि कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, क्या करें। क्योंकि ये सारी बातें मैं टेलीग्राम पर रिसीव करते रहता हूँ, जिन बच्चों से फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, तो ये बातें उनसे मैं सुनता भी रहता हूँ। तो इट गोज विदाउट सेइंग कि आपकी तरह बाकी सारे स्टूडेंट भी इसी माइंडसेट से गुजर रहे हैं। लेकिन इन 5 दिनों में जो भी स्टूडेंट अपनी एंजाइटी और नर्वसनेस को जितने अच्छे से मैनेज कर पाएगा, उसके लिए ये 5 दिन उतने प्रोडक्टिव रहेंगे। और ये लास्ट के 5 दिन नॉर्मल 5 दिन नहीं है। इस वक्त आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई लेवल पे जा सकता है, प्रोवाइडेड कि आप इस प्रोडक्टिविटी को अपने एंजाइटी और नर्वसनेस का शिकार ना होने दें। तो प्लीज थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट लेकर के, और कुछ टेक्निक्स भी मैं शेयर करने जा रहा हूं इस वीडियो में आगे, आपको अपने एंजाइटी और नर्वसनेस से दूर रहना है। जहां तक हो सके इस पर आपको अपनी जीत पानी है। ये सबसे फंडामेंटल चीज है। दूसरा क्या है कि एक प्लान, एक रूटीन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और इन 5 दिनों में अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान या एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन नहीं होगी, तो ये होगा कि हमारा पूरा दिन, हमारी पूरी एनर्जी बहुत सारे अलग अलग रैंडम चीज़ों में निकल जाएगी। और अगर रैंडम चीज़ों में हमारी एनर्जी निकल जाती है, तो फिर जो काम की चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हुए भी हम उनको अटेंड नहीं कर पाएंगे, हम उनको नहीं कर पाएंगे, और शायद ये हमारे प्रीलिम एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा। तो हमें वो होने से बचाना है, और उसके लिए एक हमें स्ट्रक्चर्ड प्लान को फॉलो करना है। बनाना मेरा काम था, मैंने एक सैंपल स्ट्रक्चर्ड प्लान आपके लिए बनाया है, इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। लेकिन आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान आपके पास होना जरूर चाहिए, उसको फॉलो जरूर करना है। और तीसरी बात ये कि अब वो टाइम आ गया है जब आपको अपने सोशल इंटरेक्शन में थोड़ा फिल्टर लगाना पड़ेगा। सोशल इंटरेक्शन में उन तमाम लोगों से आपको अपने आप को इंसुलेट करके चलना है, जिनसे बात करके, जिनको मिल करके एग्जाम को लेकर आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है। क्योंकि नर्वस तो सारे लोग हैं, एंग्सियस सारे लोग हैं, कुछ लोग उसको लेकर के इतना ज़्यादा वोकल होते हैं कि वो अंततः आप तक पहुंच जाती है, और आप फिर लगता है कि नहीं, नर्वस होना तो एक नॉर्मल चीज़ है, और मेरी नर्वसनेस कोई गलत बात नहीं है। जब आप अपने नर्वसनेस को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, तो वो फिर आप कैसे उस पर जीत हासिल करेंगे, और कैसे फिर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इन 5 दिनों में पीक पे रखेंगे। ये बिल्कुल उसी क्रिकेटर वाली सिचुएशन है जिसको कि लास्ट के ओवर में 20 रन बनाने का टारगेट दिया गया है। 20 रन बनाना लास्ट के ओवर में थियोरेटिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग इस लास्ट ओवर आते आते अपनी हिम्मत को छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोग दूसरों के माइंड फ्रेम से अपने माइंड फ्रेम को डिसाइड होने देते कि दूसरों को लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, तो हाँ, ये इम्पॉसिबल ही होगा। एक ओवर में कितने लोग 20 रन बना पाते हैं। लेकिन इस लास्ट मोमेंट में जिसने अपने सेंस ऑफ काम को, जिसने अपने सेंस ऑफ फोकस को बचाए रख लिया,
वो बहुत अच्छा करेगा। और उसके लिए एक ये ज़रूरी बात हो सकती है कि उन तमाम लोगों से हम अपने आप को इंटरैक्ट होने से बचाएँ, जहाँ से हमें इस तरह की नेगेटिविटी, इस तरह के डाउट हमें मिलने की संभावना है। तो डू नॉट इंटरैक्ट विद दोज़ पीपल अंटिल 25th ऑफ मे। तो तीसरी बात ये हो गई। अगली बात ये है कि आप एग्ज़ामिनेशन के दिन के बारे में अभी से प्लीज सोचना बंद कर दीजिए। आप ऑलरेडी बहुत सोच रहे हैं एग्जामिनेशन के दिन के बारे में, तो अब सोचना बंद कर दीजिए। आप ऐसे सोचिए कि ये मेरे आज का प्लान है, ये मेरे लिए आज का टारगेट है और मुझे ये करना है, और अगर ये कर लिया तो आई विल बी अ हैप्पी पर्सन। रादर देन ये सोचना कि एग्जाम के दिन क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, मुझसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा, फिर पीछे चले गए कि देखो टेस्ट सीरीज में भी तो मेरे कुछ खास अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे। इस तरह की बहुत सारी बातें आएंगी। तो एग्जामिनेशन डे के बारे में प्लीज सोचना बंद कर दीजिए। आप हर रोज के टारगेट को फॉलो करते जाइए जैसे मैं बता रहा हूं। अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो चेंज भी कर लीजिएगा, लेकिन दिन के टारगेट को पूरा करके आप आराम से अच्छी नींद लेकर के सोएं, सो दैट कि अगले दिन फिर एक नए सेट ऑफ टारगेट को लेकर के आप काम कर सकें, रादर देन एग्जामिनेशन के दिन के बारे में सोच करके, इमेजिन करके। और खासतौर पे जो लोग फर्स्ट टाइमर हैं, अपने आप को और भी परेशान और भी एंग्जियस करें, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अंतिम बात ये कि इस फेज में काफ़ी एग्रेसिवली, काफ़ी एक्टिवली हमें हमारे फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। इस फेज में जितने बैलेंस्ड फिजिकल हेल्थ में हम रहेंगे, हमारा एग्जाम का परफॉर्मेंस भी उतना ही अच्छा होने जा रहा है। और उसके लिए भी मेरे कुछ टिप्स रहेंगे आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं और अब हम लोग सीधा सीधा प्रिपरेशन पर आ जाते हैं। तो देखो, ये बिल्कुल मानी हुई बात लेकर के अब आप चलिए कि आपको 12 आवर्स पर डे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 12 आवर्स से एक भी मिनट कम नहीं होना चाहिए। इससे हाफ एन आवर ज्यादा हो जाए, लेकिन अगले 5 दिन 12 आवर्स पर डे आपको डेफिनेटली कमिट करना है। 12 आवर का स्प्लिट क्या होगा, 12 आवर को हम बांटेंगे कैसे? तो 12 आवर को मैं 7+5 में डिवाइड कर रहा हूँ। 7 आवर्स फॉर रिवीजन और 5 आवर्स फॉर प्रैक्टिस। हर रोज हमें यूपीएससी सिविल सर्विस का एक प्रीवियस पेपर सॉल्व करना है और यूपीएससी सिविल सर्विस का एक सी सेट का पेपर सॉल्व करना है। तो एक जीएस का पेपर और एक सी सेट, किसी भी टेस्ट सीरीज का पेपर नहीं, एक्चुअल एग्जामिनेशन पेपर हमें सॉल्व करना है। आप कहेंगे सर वो करके बैठे हुए हैं, एक बार मेरी खातिर दोबारा कर लीजिएगा। सेम पेपर को जब आप दूसरी बार अटेम्प्ट करेंगे या तीसरी बार अटेम्प्ट करेंगे, आप याद रखिएगा कि वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे थीम आप बहुत बखूबी के साथ अपने अंदर इंटरनलाइज कीजिएगा। और ये जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस होगा, आप मान के चलिएगा कि कम से कम आपके 10 क्वेश्चंस के तार पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर से जुड़ेंगे। बल्कि हो सकता है कि ये 10 से ज्यादा क्वेश्चन आपको दे दें, 10 से कम क्वेश्चन थीमेटिक रिपीट में तो मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। ठीक है, और अगर मैं गलत हुआ तो ये गलती भी मैं मान लूंगा, लेकिन अगर पिछले 10 साल का पैटर्न हमें कुछ कहता है तो वो यही कहता है कि पिछले 5 साल के पेपर से कम 10, 12, 13 थीम रिपीट होते ही होते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए मैंने 5 आवर्स रखा है। तो ये देखिए कि 2.5 आवर टेस्ट 1 के लिए, ये टेस्ट 1 से मेरा मतलब है कि ये जीएस का टेस्ट होगा, और 2.5 आवर्स हमने टेस्ट 2 के लिए रखा है, तो ये टेस्ट 2 का मतलब है कि ये सी सेट का टेस्ट होगा। मैं कलर बदल लेता हूं सो दैट की क्लैरिटी बढ़ जाए। उसके बाद हमें 4 आवर्स देना है एक रिवीजन के सेगमेंट को, और 3 आवर्स देना है हमें दूसरे रिवीजन के सेगमेंट को। तो ये रिवीजन का सेगमेंट है हमारा, ठीक है, और ये भी हमारा रिवीजन का सेगमेंट है। तो 7 इज फॉर रिवीजन और 5 हमारा टेस्ट का है, और 5 जो टेस्ट का है उसको एग्जैक्टली हाफ में हम बांटेंगे, जीएस एंड सी सेट। और 2.5, 2.5, 2.5 से मेरा क्या मतलब है? मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप इस पेपर को 1.5 आवर में सॉल्व करेंगे, ना कि पूरे 2 घंटे में। और 1 घंटे के लिए आप एनालाइज करेंगे कि अभी भी कहाँ गलती हुई और उस गलती से आपने क्या सीखा। उसको थोड़ा सा एक बार आप आंसर के एक्सप्लेनेशन में जाकर के देख लीजिए कि कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई, सो दैट कि वो थीम आपके दिमाग में अच्छे से सेट कर जाए। तो सबसे पहली बात ये कि अगले 5 डेज में हमें 12 आवर्स का एवरेज निकालना ही निकालना है हर रोज।
12 आवर्स, 12.5 आवर्स हो सकता है, 13 आवर्स भी हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा उससे ज़्यादा फिर आपके स्लीप, आपके लाइट एक्सरसाइज वगैरह के रूटीन में वो बाधक बनेगा, तो उतना भी ज़्यादा आपको इंटेंसली नहीं करना है कि फिर हमारी स्लीप वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ हो। स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो क्लास में मतलब एग्ज़ामिनेशन हॉल में, क्लास में नहीं, एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपकी अटेंटिवनेस कम हो जाएगी, आपकी एक्यूरेसी भी शायद कम हो जाएगी, तो वो चांस हमें बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं आगे। और अब हम देखते हैं कि अगर हम ये 12 आवर पर डे की स्टडी कर रहे हैं, तो अगले 5 दिनों का रूटीन हमारा कैसे दिखता है? तो उस पे आने के पहले अगर हम देखें, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एरियाज़ ऑफ रिवीजन क्या हैं? तो इंडियन इकोनॉमी बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, एनवायरनमेंट और साइंस टेक बहुत इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं। इंडियन इकोनॉमी में आप ये मान के चलिएगा कि जो लगभग 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस में 10 टू 12 स्टैटिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, 8 आर रिलेटेड टू करेंट्स। गौर कीजिएगा कि मैं करंट नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं रिलेटेड टू करंट, मतलब करंट से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना? उसके बाद एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 90% आर करंट बेस्ड, लेकिन करंट डायरेक्टली ना होकर के करंट बेस्ड होते हैं, कि करंट से जो बेसिक्स के तार जुड़ते हैं, करंट से जो स्टैटिक का जो कनेक्शन है, तो उन स्टैटिक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं करेंटली वो न्यूज में रहा है, इसीलिए वो स्टैटिक टच किया जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट एरिया पॉलिटी है। पॉलिटी से हर साल 12 टू 15 क्वेश्चन आते हैं, और पॉलिटी को अगर अच्छे से रिवाइज कर लिया जाए, और अगर अभी तक आपकी तैयारी आपके अपने प्लान के हिसाब से चली है, तो पॉलिटी को रिवाइज करने में, फाइनल रिवीजन करने में आपको 4 से 5 घंटे की ही सिटिंग लगेगी। तो 4 आवर्स इसको मान के चलेंगे कि पॉलिटी को हम देंगे, और यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो सकती है। और फाइनली हिस्ट्री और कल्चर को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, बड़ा एरिया है, और किसी भी साल अगर आप देखें तो 15 का एवरेज तो निकल ही आता है हिस्ट्री एंड कल्चर से। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट एरियाज होने वाले हैं प्रीलिम के, जीएस के रिवीजन को लेकर के। अब इसको हम डिवाइड कैसे करें अगले 5 दिनों में, वो थोड़ा सा हम देखते हैं। ये डे बाय डे का मैंने शेड्यूल दिया है, और टेलीग्राम पर इसको मैं शेयर भी कर लूंगा। तो ये डे बाय डे का शेड्यूल है, आप जरा देख लीजिएगा इसको। 20 मई को जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो ये है कि टेस्ट 1 में आप इस बार का जीएस 2024 को सॉल्व कीजिएगा, और यहां पर सीसैट 2024 को सॉल्व कीजिएगा। 2.5 आवर में एक पूरा पेपर आपका एनालिसिस के साथ कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब कि 1.5 आवर में आपने इसको सॉल्व किया, 1 आवर में आपने इसको एनालाइज किया, एंड दैट्स ऑल। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी को हम 4-4 घंटे के 2 सेगमेंट में बांट रहे हैं। 8 आवर्स में आपकी इंडियन इकोनॉमी अब रिवाइज हो जानी चाहिए। जो भी आपका सोर्स है, अभी तक रिवाइज करके आपने उसको कंडेंस कर लिया होगा, कि 8 आवर्स में आप उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करते हुए सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे। अगर ये आपने किया है, तो इंडियन इकोनॉमी का पहला सेशन आज लगेगा और दूसरा सेशन कल लगेगा। और साथ में हिस्ट्री एंड कल्चर, मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री एंड कल्चर इसलिए क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो हिस्ट्री एंड कल्चर को भी 2 पार्ट में बांट दिया मैंने। तो पार्ट 1 हिस्ट्री एंड कल्चर का आप आज कर रहे हैं, ये 3 घंटे वाला आपका सिट डाउन है, और ये 4 घंटे वाला सिट डाउन है। तो 4+3 7, 2.5 2.5, 7+5 12 आवर का ये शेड्यूल है, ये आज का। इसके बाद अगर हम चलें कल का, तो कल आपको जो सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है आपको जीएस 2023। आज आपने सॉल्व किया है जीएस 2024, कल आप करेंगे जीएस 2023। किसी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ बैठिएगा कि जो भी गलती हो, उस गलती को आप वहीं पर एक बार समझ लें, उस पॉइंट को भी आप स्टडी कर लें, सो दैट कि उसके सहारे आपको कुछ नया सीखने का मौका लग जाए। कल ही आप सीसैट 2023 करेंगे, क्वालिफाइंग है, लेकिन फिर भी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप कट ऑफ से सफिशिएंटली ऊपर रहें, न कि कट ऑफ के बिल्कुल आसपास, वो बड़ा रिस्की हो जाएगा।
और रिवीजन में 4 घंटे वाले स्लॉट में आप इकोनॉमी को ही कंटिन्यू करिएगा और 3 घंटे वाले स्लॉट में हिस्ट्री एंड कल्चर को कीजिएगा। तो हिस्ट्री एंड कल्चर को 3+3 हमने दिया 2 दिनों में 6 आवर्स, और इकोनॉमी को हमने दिया 4+4 8 आवर्स दिया। इतने में एक कॉम्पैक्ट मटेरियल का इकोनॉमी या एक कॉम्पैक्ट मटेरियल का हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये है वेडनेसडे 21 मई का प्रोग्राम। उसके बाद आता है 22 में थर्सडे, डे आफ्टर टुमारो का। अब इस दिन आप प्रीलिम 2022 का पेपर करेंगे जीएस, इस दिन आप सीसेट 2022 करेंगे, और अब आप यहां पर क्या करेंगे कि इन्वायरमेंटल इकोलॉजी को रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे। आज इस पे एक लाइव क्लास मेरी है, और इसके पहले मोहित सर बहुत अच्छी फैक्चुअल टॉपिक्स की, मैं देख रहा था उन वीडियोस को, तो बहुत ही अच्छा जो फैक्ट अपडेटेड हैं वो उन्होंने शेयर किया है, रिवाइज कराया है, तो उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। और आज कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को भी मैं क्लियर कर दूंगा। 8 से 10 कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं जिनको कि थोड़ा सा मैं ब्रश अप करा दूंगा। और उसके बाद आपके जो अपने नोट्स बने हुए हैं मेरी क्लासेस को अटेंड करके, तो उन नोट्स को और इन अभी हाल के कवरेज को आप कवर करते हुए 2 सिटिंग में करेंगे। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की एक सिटिंग 22 मई को लगेगी, और 22 मई को 3 घंटे वाली सिटिंग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आप रिवाइज करेंगे। तो ये हो जाएगा 22 मई का। उसके बाद आता है हमारा 23 मई। 23 मई को अगर हम रिवीजन की बात करें तो रिवीजन में हमारा 4 आवर वाले स्लॉट में एनवायरमेंटल इकोलॉजी का सेकंड पार्ट रहेगा, ठीक है ना, और 3 आवर वाले स्लॉट में हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रहेगा, ठीक है। तो 4+3 हमने रिवाइज कर लिया, हमने इसको ठीक ठाक एक इसमें अपनी लेवल बना ली। अब जो है हम उस दिन 2021 का टीसैट करेंगे और जीएस करेंगे। 2021 का हम इस दिन जीएस भी कर रहे हैं और 2021 का हम टीसैट भी कर रहे हैं। तो इस दिन हम ये सारी चीजें करेंगे, और अब हमें बस 2020 का पेपर करना है, क्योंकि जब हम इतना कर लेंगे तो पिछले 5 साल को हमने बहुत अच्छे से टच कर लिया है। तो दीज विल बी द थिंग्स जो आपको फ्राइडे को करना है, और उसके बाद एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आप 2020 के पेपर को उठाएंगे और 2020 के जीएस को करेंगे, 2020 जीएस, 2020 के सीसैट को करेंगे, और उस दिन एक ही सीटिंग में 4 आवर्स में आप इंडियन पॉलिटी करें। इंडियन पॉलिटी इसलिए मैंने 4 आवर्स दिया है क्योंकि अभी तक फाइनल स्टेज आते आते आपके पास लगभग 40 पेज 50 पेज का एक कंटेंट होगा, जिसको आप 4 आवर्स में गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसलिए मैं पॉलिटी पर 4 आवर्स दे रहा हूं, और मिसलेनियस में अगर कुछ बचता है, करंट में कुछ फैक्चुअल चीजें बचती हैं, तो उस पर आप 3 घंटे का वक्त दे दें। ये मेरा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रपोज किया, लेकिन जहां भी आपको लगे कि इसमें चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि सारे लोगों की तैयारी अलग अलग पॉइंट पर आकर के कहीं डिफिकल्टी आप फेस कर रहे होंगे, तो जिस एरिया में डिफिकल्टी है और अगर वो एरिया इंपॉर्टेंट भी है, दोनों चीजें होनी चाहिए, इन दैट केस उस एरिया को आप प्रायोरिटाइज कीजिए। लेकिन किसी भी दिन 1 साल का जीएस और 1 साल का सीसैट सॉल्व किए बगैर आपकी प्रिपरेशन जो लास्ट फेज की होनी चाहिए वो ऑप्टिमल नहीं होगी। ये बहुत लोग नहीं सजेस्ट करते हैं, लेकिन जितने लोगों ने किया है, और हर साल बहुत बड़ी संख्या में बच्चे प्रीलिम के लिए मेरे साथ अलाइन होते हैं, जुड़ते हैं, और उन सारे लोगों को ये लास्ट में प्रीलिम का ये, और जो इस कोर्स के पार्ट पहले से रहे हैं उनको पता है कि ये मेरा अप्रोच होता है कि लास्ट में पिछले 5 साल का पेपर हम लोग जरूर से रिवाइज करते हैं। तो ये आप प्लीज कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसके बाद आ जाते हैं कि हमें थोड़ा ध्यान अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे देना पड़ेगा, तभी हमारा प्रिपरेशन जो है वो ऑप्टिमल होने वाला है। और इसमें जो सबसे पहली बात है वो है कि स्लीप एंड रेस्ट। हमें कॉन्टिन्यूसली 7 आवर की स्लीप चाहिए। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो हमें कॉन्टिन्यूसली 7 आवर्स की स्लीप तो चाहिए ही चाहिए, वो नॉन नेगोशिएबल है। रात में आप सोएं और 7 आवर्स सोएं।
अगर नींद कम आती है तो 6 घंटे सो लें, लेकिन उससे कम तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ दैट विल इम्पैक्ट योर मेंटल अलर्टनेस विद इन द एग्जामिनेशन हॉल। दूसरा, 30 मिनट का एक ब्रेक और 30 मिनट का एक ब्रेक। तो दिन की पढ़ाई में भी 30-30 मिनट के 2 ब्रेक होंगे, जब आप एक छोटा-सा नैप ले सकते हैं या बस जनरली कुर्सी पे भी बैठ कर के आँखों को ज़रा बंद करके अपने आप को, माइंड को और आँखों को रेस्ट देंगे। ये ज़रूरी है, तो सो दैट कि अगले वाले स्लॉट में हम अपने आप को बेहतर फ़ोकस कर सकें। थोड़ी एक्सरसाइज, जिसको मैं मूव कह रहा हूँ, 40 मिनट्स पर डे करनी ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, तो कम से कम 40 मिनट वॉक करना शुरू कर दीजिए। 5 दिनों में ये आपके मेंटल अलर्टनेस को बढ़ा देगा। आप में से किसी ने अगर इसको ट्राई नहीं किया है, तो 5 दिन में आप इसके रिज़ल्ट को देख कर के हैरान हो जाएँगे। और जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको इसका फ़ायदा भी पता होगा। आप हो सकता है 20 मिनट ही वॉक करें और 20 मिनट आप लाइट स्ट्रेचिंग कर लें। कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिगरस एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। लाइट एक्सरसाइज, लाइट मूवमेंट होनी चाहिए। वो आपके पूरे बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देगा और हमारे बॉडी में जो ब्रेन है, उसको भी ब्लड की ज़रूरत होती है और बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है। तो जब आप मूव करते हैं, तो आपके ब्रेन को बहुत अच्छी क्वांटिटी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, ब्लड के साथ ब्रेन को ग्लूकोज़ मिलता है, जो कि ब्रेन का फूड है, वगैरह। उसके बाद सुबह में 10 मिनट के लिए और शाम में 10 मिनट के लिए, सुबह और शाम में 10-10 मिनट के लिए कुछ नहीं तो आँखों को बंद करके अपने ब्रीदिंग पर फ़ोकस कीजिए। मुझे पता है कि इस एज में ज़्यादातर लोग मेडिटेशन नहीं करते। मुझे भी मेडिटेशन करने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन अगर आप 10 मिनट के लिए भी अपनी आँखों को बंद करके सिर्फ़ अपनी ब्रीदिंग पर फ़ोकस करें, आपका ध्यान इधर-उधर भटकेगा, फिर ध्यान को वापस वहीं पर खींच के लाएँ। इससे इरिटेट ना हो कि मेरा ध्यान भटक रहा है। ये मेडिटेटिव प्रैक्टिस, ये माइंडफुलनेस आपकी मेमोरी, आपके सेंस ऑफ काम को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगा और उसका फ़ायदा आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में फ़ील करेंगे। तो ये करना ज़रूरी है। अगर कभी नहीं किया है, तो कम से कम अगले 5 दिनों के लिए करें। ये आपके लाइफ़ का एक अटूट हिस्सा, अभिन्न हिस्सा बन के रहेगा। इसके बाद जो डेली रूटीन वर्क होता है, 2 एंड हाफ ऑवर उस पे दे दिया और अपने फैमिली मेंबर से, अपने उन फ्रेंड से जिनसे बात करके आपको एंथुसियाज़्म मिलता है, जिनसे बात करके आपको हौसला मिलता है, उनके साथ डेली कनेक्ट करने के लिए भी आपको हाफ एन आवर निकालना पड़ेगा। तो मोटे तौर पर ये 12 आवर का रूटीन है और स्टडी का 12 आवर का रूटीन है। अगर आप देखें तो 7 आवर की स्लीप है, 30-30 मिनट के 2 ब्रेक हैं, तो ये 8 आवर्स हो गया। ये 40 मिनट्स है और ये 20 मिनट है, तो ये 9 आवर हो गया। फिर ये 2 एंड हाफ आवर हो गया, तो 11 एंड हाफ आवर हो गया और फिर ये 30 मिनट्स हो गया, तो इट मीन्स कि ये 12 आवर्स हो गया। तो 12 आवर की स्टडी, 12 आवर की एक्चुअल पढ़ाई और 12 आवर अपने आप को एक ऑप्टिमल प्रिपरेशन के लिए, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए, प्रिपरेशन क्या, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए तैयार करने के लिए हमें वो 12 आवर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वेल, ये आपका एक टाइम स्प्लिट रहेगा और अब एक सैंपल प्लानर भी मैंने बना दिया है। सैंपल प्लानर इसलिए बना दिया है कि अब इस फाइनल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में अब आप खुद से रूटीन बनाएँगे, तो अगर आपको ये प्रॉपर लगता है, तो आप इसको कर सकते हैं। रात में 11 बजे सो जाएँ, उससे ज़्यादा लेट नहीं, क्योंकि अभी क्या है कि आपको दिन में अलर्ट रहने की, अलर्ट होने की प्रैक्टिस बिल्ड करनी है। एग्ज़ाम के दोनों स्टेज दिन में ही होंगे ना, तो आपकी अलर्टनेस भी दिन में होनी चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि हम रात में देर तक पढ़ते हैं, सुबह देर से जगते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जिस दिन प्रीलिम होगा, उस दिन आपको काफ़ी सुबह एग्ज़ामिनेशन सेंटर के लिए जाना होगा और उस समय आपको काफ़ी अलर्ट होना होगा जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। तो ये आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ ओवरलैप करना चाहिए। ठीक है ना? ये आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ ओवरलैप करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि 11 पीएम टू 6 पीएम आपकी स्लीप होनी चाहिए। उसके बाद 6:30 तक आप फ्रेश वगैरह हो लें। 6:30 से 7:30 तक आप एक्सरसाइज़ करेंगे, थोड़ा-सा मेडिटेट करेंगे और उसके बाद आप पहले रिवीजन पे 8 ओ क्लॉक से बैठ जाएँगे। मतलब 7:30 तक आपने ये सब किया, उसके बाद आप थोड़ा-सा कुछ खा लें, थोड़ा फल खा लें, थोड़ी दही खा लें, उस पे भी मैं आऊँगा न्यूट्रिशन पे। और उसके बाद
8 AM से 12 PM तक जो पहला मेजर रिवीजन है, तो दिन के पहले हिस्से में टेस्ट मत दीजिएगा, टेस्ट में ब्रेन हमारा थकता है। तो दिन के पहले हिस्से में टेस्ट मत दीजिएगा, टेस्ट शाम वाले वक्त में दीजिएगा, ठीक है ना? और जो पहला रिवीजन है 4 घंटे का, ये आप इस समय करेंगे और इसके बाद अपने आप को 1 घंटे का प्रॉपर रेस्ट देना है। तो लंच एंड रेस्ट 12 to 1, जिसमें आपने लंच भी लिया, आधे घंटे का रेस्ट भी लिया, और रेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है अगले सिटिंग के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए। अब आपको अंदाजा होगा कि हम 1 बजे से क्या करने जा रहे हैं। 1 बजे हम दूसरे रिवीजन पे बैठेंगे, अभी हम टेस्ट नहीं देंगे, अभी हमारा ब्रेन फिर भी फ्रेश है, तो हम दूसरे रिवीजन पे बैठेंगे, 3 घंटे वाले रिवीजन पे। तो 1 बजे से 4 बजे तक हमने ये 3 घंटे वाला रिवीजन किया, और उसके बाद फिर 4 से लेकर के 5 बजे तक हमारा रेस्ट करने का टाइम है। आधे घंटे हम रेस्ट करेंगे और आधे घंटे हम उन लोगों से फ़ोन पर, हो सके तो वीडियो कॉल पर हम बात करेंगे, जिनसे बात करके हमें एनर्जी मिलती है, जिनसे बात करके हमें हिम्मत मिलता है। उन लोगों से बात करना, उन लोगों के कॉन्टैक्ट में बने रहना इस फ़ेज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही वो टाइम है जब आपको हर तरह का सपोर्ट चाहिए, तो इसलिए आप जुड़े रहेंगे। और इसके बाद आप 5 PM से 7:30 PM में पहला टेस्ट लेंगे। ये क्या हुआ? चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं ठीक करता हूँ। हाँ, तो 5 PM से 7:30 PM के बीच में आप पहला टेस्ट लेंगे, और ये टेस्ट जीएस का होना चाहिए, सीसैट का नहीं। तो यहाँ पर आप जीएस का टेस्ट लेंगे और 7:30 के बाद आप फिर ब्रेक ले लें, और रात का खाना जल्दी खाएँ। इसीलिए मैंने 7:30 से 8:30 के बीच में आपको डिनर का, और डिनर के बाद थोड़ा-सा वॉक ले लीजिएगा 15-20 मिनट का, ठीक है ना? डिनर लेकर के एकदम से बैठ मत जाइएगा रात का खाना खा कर के। डिनर लेकर के थोड़ा-सा वॉक लिया, फिर से ब्रेन हमारा अलर्ट हुआ, और फिर हमने सीसैट सॉल्व किया। सीसैट सॉल्व करने में कोशिश कीजिए कि 1 एंड हाफ आवर में इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, आधे घंटे में एनालाइज़ कर लिया, बस हो गई आज की छुट्टी। अगर आपने इस रूटीन को कर लिया 1 दिन, तो उस दिन आपको खुश होकर के रात में सोने जाना चाहिए कि आज का मेरा ये टारगेट था, ये टारगेट मैंने काफ़ी अच्छे से कर लिया। एग्ज़ाम का नहीं सोचना है कि 25 तारीख को क्या होगा, 25 तारीख को तो अच्छा ही होगा, लेकिन उसकी चिंता में, ठीक है ना? जो एक कहा जाता है कि हम रियल वर्ल्ड से ज़्यादा अपने माइंड में सफ़र करते हैं। तो रियल वर्ल्ड में तो सफरिंग का पता नहीं, लेकिन हम अपने माइंड में तरह-तरह के नेगेटिव पिक्चर बना करके हम कहीं ज़्यादा सफ़र करते हैं, कहीं ज़्यादा अपने आप को परेशान करते हैं। दुनिया हमें क्या ही परेशान करेगी, जब हमारे ब्रेन में ही एक स्टोरी चल रही होती है और उसी से हम परेशान हो रहे होते हैं। तो हर रोज़ को एक रोज़ की तरह लीजिए, एक दिन की तरह लीजिए कि ल आज का दिन इन टारगेट्स के लिए था, मैंने पूरा किया, एंड आई एम हैप्पी। कल मेरे पास टारगेट सेट हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया है, और उस टारगेट के हिसाब से मैं काम करूँगा, एंड आई विल अगेन बी हैप्पी। बस ये इतना ही सिंपल रखना है। अपने आप देखेंगे कि जैसे 5 टेस्ट आपने इन 5 दिनों में दिए हैं, इसी तरह से 25 तारीख को आपको लगेगा कि अच्छा ये उसी कंटिन्यूटी में छठा टेस्ट तो है, और क्या ही है, ठीक है? तो आपको उस तरह से रखना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको थोड़े अपने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। कुछ बहुत बेसिक बातें, मतलब मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बातें आपको बता दूँ, जिसको कि आप ईज़िली बिना ज़्यादा एफर्ट के, बिना ज़्यादा समय वेस्ट किए आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि दिन में 2 मीडियम साइज़ के मील लें, जिसको हम खाना कहते हैं, और 1 लाइट मील लीजिएगा, जिसको आप नाश्ते के रूप में ले सकते हैं, ठीक है? दिन में स्नैकिंग वगैरह मत कीजिएगा कि थोड़ी बिस्किट खा ली, थोड़ा मैगी खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कई बार इस तरह की अर्जेस होती हैं, हमें अंदर से मन करता है, लेकिन वो स्नैकिंग करने से क्या होगा कि ब्लड में फिर से शुगर का लेवल स्पाइक होगा और आपका माइंड डल हो जाएगा। तो वो हमें नहीं होने देना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम पर एक प्रॉपर मील लें, और मील हेवी ना लें। इसीलिए मैंने जानबूझ करके यहाँ पर मीडियम वर्ड को यूज़ किया है कि आपका जो मेन मील भी हो, जो दिन का खाना हो या रात का खाना हो, वो मीडियम साइज़ का मील हो, ना कि हेवी मील हो। चावल बिल्कुल ऑप्टिमली लें, या चपाती ले रहे हैं तो बिल्कुल ऑप्टिमली लें। उसकी तुलना में आप दाल ज़्यादा ले लें, सब्ज़ी ज़्यादा ले लें, तो कोशिश वो करिएगा। और एक लाइट मील जो कि आपका ब्रेकफ़ास्ट होगा, स्नैकिंग नहीं करना। अगर एकदम से मजबूरी ना हो, तो रेस्टोरेंट और होम डिलीवरी से खाना वगैरह मत खाइएगा, उनकी हाइजीन का कोई भरोसा नहीं होता है। समर का टाइम आ गया है, खाना जल्दी स्टोरेज में बेकार होता है, डिटोरिएट होता है, तो ये रिस्क हम ले ही नहीं सकते कि किसी भी तरह का फूड बोर्न इन्फेक्शन अब हम अगले 4 दिनों में, 5 दिनों में लेकर के और
अनफिट हो जाएँ। तो इसलिए वो रिस्क हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है? और एक कोशिश करिएगा कि दिन में 200 ग्राम दही या प्रोबायोटिक वाली जो दही आती है, वो लीजिएगा और एक अच्छा फ्रूट लीजिएगा, कोई भी सीज़नल फ्रूट आपको मिल जाए। मतलब केले को छोड़ करके, केला भी खा सकते हैं, लेकिन अगर सेब आप खा सकें या कोई और सीज़नल फ्रूट खा सकें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। एक फ्रूट आपको बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट देंगे, जो कि बहुत कुछ आपको पॉजिटिव देगा इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड मॉलिक्यूल्स। कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं, जो हमारी बॉडी को उन्हीं फूड से ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में, ज़्यादा न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करने में हमें हेल्प करते हैं। तो फ्रूट वहाँ काम करेंगे। और ये योगर्ट जो है, जो ट्रेडिशनल दही हो सकती है या प्रोबायोटिक दही हो सकती है, इससे क्या होता है कि फ्रेंडली बैक्टीरिया जाते हैं और ये फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारे मूड को पॉजिटिव रखते हैं। ये साइंटिफिकली स्टडीड फैक्ट है, ठीक है? यहाँ पर अननेसेसरीली मैं उन रिसर्च पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन योगर्ट एक सुपर फूड है, दही एक सुपर फूड है। तो 200 ग्राम आप ज़रूर से दही को अपने कोशिश करिएगा कि नाश्ते में इंक्लूड करें, ठीक है? उसके बाद ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, हर आपके 2 मेजर मील हैं, तो उसमें ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ प्रोटीन आप ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो दाल, चना, मूँग, स्प्राउट, ये सब प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। पनीर अच्छा सोर्स हो सकता है, सोयाबीन का कोई भी प्रोडक्ट एक अच्छा सोर्स है। तो ये सब आपके प्रोटीन के सोर्स होंगे, तो दिन के खाने में और रात के खाने में प्रोटीन होना चाहिए। किसी भी तरह का जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या बहुत मीठा खाना, ये सब से आप एकदम से दूर रहिएगा। आपको पता है, अगर आप मेरी क्लास करते रहें तो आपको पता है कि जंक और प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं। और किसी भी तरह का स्टिमुलेंट ओवरडू मत कीजिएगा। चाय पिए जा रहे हैं, कॉफ़ी पिए जा रहे हैं, किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर चाय, कॉफ़ी पीने के अभ्यस्त नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इसके अभ्यस्त हैं तो मेबी सुबह में 1 कप ले ली, शाम में 1 कप ले ली, हो गया, बस बस कर दीजिएगा उसके बाद। ये नहीं कि दोपहर में भी ले रहे हैं, देर शाम में भी ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको अच्छे से सोना है, तो सूर्यास्त के बाद कोई भी स्टिमुलेंट नहीं। और भगवान के लिए कोई भी एनर्जी ड्रिंक मत लीजिएगा, वो आपके हेल्थ को हार्म करता है, लॉन्ग टर्म हार्म करता है। ये सब फैशन की बात नहीं है, फैशन में अपने बॉडी को हार्म तो बिल्कुल नहीं करना है। तो एनर्जी ड्रिंक से, चाहे वो किसी भी नाम से आए, ठीक है? कोई भी एनर्जी ड्रिंक हमें नहीं लेनी है। हमारा ब्रेन, हमारा बॉडी ऑलरेडी एनर्जेटिक है, उस पर आप भरोसा करिएगा, ठीक है? और लास्टली, थोड़ा-सा, अगर आप एक सुप्रीम पावर से अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ, तो भरोसा बना रहता है, क्योंकि इस जर्नी में बहुत ऐसे मौके आएँगे, जबकि अपने आप से या आने वाले दिनों पर में क्या होने वाला है, उस पर से भरोसा उठता है। तो यू नीड वन एंकरिंग फोर्स, जो कि आपके भरोसे को बनाए रखेगा। तो थोड़ा-सा समय निकालिए, पूजा कर लें 5 मिनट के लिए, या जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप विजुअलाइज़ करें कि एक सुप्रीम पावर है जो आपको देख रहा है, और वो कभी भी आपको अनरिवॉर्डेड वो सुप्रीम पावर नहीं छोड़ेगा। आपने जो मेहनत की है, उस मेहनत का फल मिलेगा। ये भरोसा आपके काम करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा, तो वो भरोसा बनाए रखिएगा। तो बस इतनी ही सी बात कहनी थी। चीज़ें सिंपल हैं, अनलेस कि हम उसको कॉम्प्लिकेट ना कर दें। तो आप इसको सिंपली फॉलो करिए, अपने आप पर हिम्मत रखिए। सारे लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपसे उम्मीद रखते हैं। उम्मीदों का बोझ मत रखिएगा अपने ऊपर। उम्मीद है, क्योंकि आपसे उम्मीद की जा सकती है। आप इसके ऑपोज़िट को सोच कर देखिए कि क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहेंगे, जिससे कि कोई 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 किसी भी तरह की उम्मीद ना लगाए, या आप वो व्यक्ति बनना चाहेंगे जिससे लोगों को उम्मीदें हों? आपका जवाब मुझे पता है। तो आप लकी हैं कि लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, लेकिन ये बोझ नहीं है, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। और एक सुप्रीम फ़ोर्स है, जो आपको वो क्षमता देगा कि आप उन उम्मीदों पर, अपने आप से जो आपकी उम्मीदें हैं, और आपके आस-पास जो आपके जितने शुभचिंतक हैं, जो आपको प्यार करते हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, आप उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, और आप वो सफलता पाएँगे जिसके लिए आपने इतनी शिद्दत से मेहनत की है। तो बहुत मेहनत से, शांत दिमाग से काम कीजिएगा, बहुत अच्छा परिणाम निकल कर के आएगा। गुड बाय, गुड लक।